स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। और इसमें हमने पहले बात की थी कि एटम क्या है और एटम की स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हमने थोड़ा सा बात की थी कि दो पार्टिकल है उसमें और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। आज हम बात करेंगे इसमें सेकंड मॉडल की कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता लगाया था कि स्ट्रक्चर है जो एटम की वो कैसे हो सकती है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल का मतलब है वो हीलियम पार्टिकल था और उसको बम्बार्ड किया गोल्ड फाइल पे। और गोल्ड फाइल क्यों यूज की उन्होंने? क्योंकि गोल्ड फाइल बहुत पतली तार में चेंज की जा सकती है। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल्स में, उसमें बात की थी कि जो मेटल हैं वो मेलिएबल होती हैं, पतली पतली परतों में चेंज करे जा सकते हैं। तो इसने उसकी गोल्ड फाइल ली थी, उसके लिए कुछ अजम्पशन लिए थे कि कुछ पॉइंट लिए थे कि कैसे उसने उसको बम्बार्ड करना है। सबसे पहला पॉइंट था इसमें कि फर्स्ट है हीलियम सेलेक्टेड as a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atom thick, कि 1000 एटम थिक हो सकती है। सेकंड है अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u। 4u कैसे है ये कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो हमने बात करी थी इसकी पहले ही कि हम इसको कैसे कर निकाल सकते हैं कि 2 + 2 4। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, कि उसने जैसे देखा एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल थे जो सब पार्टिकल से टकराकर निकले जा रहे थे इधर उधर, लेकिन कुछ उसने ऐसा देखा कि जो अनएक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज था। बहुत ज़्यादा चेंज क्या था कि डायग्राम में देखो कि अल्फा पार्टिकल इसने बम्बार्ड किए कि कुछ पार्टिकल बिना चेंज के सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो कि टकराकर कुछ एंगल पे मुड़ गए हैं, कुछ दूसरी तरफ मुड़ गए हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट थी जो कि टकराकर बिल्कुल सेम वापस ही अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जो इसमें कि जो अनएक्सेप्टेड रिजल्ट थे अनएक्सपेक्टेड, वो क्या क्या थे उसमें 3 पॉइंट निकाले उसने उसके लिए भी। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल स्ट्रेट। उसके बाद सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्टेड हो गया। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 वो क्या है कि टकराकर वापस उसी पोजीशन पे बैक हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक सोचा कि क्या सोचा, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। 15 इंच पे वापस आ गया। तो उसने इसमें देखा कि क्या हो सकता है। ठीक है। लेट अस यू थिंक एन एक्टिविटी इन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द implication of this experiment। Let a child stand in front of a wall with his eyes closed। Let him throw stone at the wall from a distance। He will hear a sound when each stone strike the wall। If he repeat this 10 times, he will hear the sound 10 times। But if a blindfold child were to throw stone at a barbed wire fence, अब क्या हुआ, most of the stone would not hit the fence and no sound would be heard। This is because there are lots of gap in the fence which allow the stone to pass through them। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट किया उसने सिंपल, उसमें वो आप भी कर सकते हो। वो कैसे किया कि एक
लड़का खड़ा हो गया, आंखों पे पट्टी बांध दी और एक दीवार है सामने और पत्थर उठा के मार रहा है, पत्थर उठा के मार रहा है। तो उसका क्या है कि पत्थर दीवार पर लगता है, उसको आवाज़ आती है। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि दीवार की जगह पर हम वायर्स लगा देते हैं कुछ स्पेस छोड़कर। तो उसमें क्या होगा कि पत्थर मारेगा, काफ़ी सारे पत्थर उस खाली जगह में चले जाएंगे, क्योंकि वायर कैसे बनाने हैं, हमने ऐसे वायर लगाने हैं। ठीक है, पत्थर यहाँ से निकल गया, 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 लेकिन जो पत्थर इस पे टकराएगा उसी की आवाज़ आएगी। ऐसा ही सेम ऐसा ही गोल्ड फाइल के साथ हुआ कि जो खाली स्पेस था इसमें, उसमें से निकलते गए, लेकिन कुछ थे जो इससे टकरा गए, जो बीच वाला पार्ट है जिसको बोला गया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके बाद जो इसने रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मिला कि इसने फिर से 3 पॉइंट बताए कि सबसे पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, क्या इसमें स्पेस है जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ब्लैंक, खाली है, विदाउट गैदरिंग डिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. अब इसमें क्या हुआ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या बोला कि जो एटम है उसका बहुत सारा पार्ट ब्लैंक है, लेकिन जो बीच का पार्ट है वही सॉलिड है, और इसमें कहीं से भी ऐसे पार्टिकल आके टकराएंगे तो अपनी स्पेस चेंज कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल बीच में टकराने के लिए बहुत कम चांस होंगे जो कि 180 डिग्री से पे वापस बैक हो जाए। ठीक है, तो इसने क्या कैलकुलेट किया इस चीज़ में कि जो न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, कि क्या है कि ये एक एटम है और रेडियस आपको पता है मैथ में क्या हुआ है, ये इसका रेडियस है। अब जो रेडियस और न्यूक्लियस है इनके बीच का स्पेस अगर हम माने कि 1,00,000 है, ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस है ये केवल 1 पार्ट है। मतलब अगर 1,00,000 मीटर माने हम इसको रेडियस को, तो 1 मीटर के अंदर अंदर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाहर सारा का सारा वो ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसने फिर जो न्यूक्लियस मॉडल था उसको फिर बताया, दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। कि जैसे उसने पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल डाले थे तो डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी एक दूसरे को कैच नहीं करते, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर सारा मास प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। थर्ड था, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। थर्ड पॉइंट में कैसे है कि हमने जो बात की थी कि अगर 1,00,000 मीटर अगर रेडियस है तो 1 मीटर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अलावा न्यूक्लियस इसमें नहीं है। ठीक है, अब रदरफोर्ड के इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स में क्या था कि जो रदरफोर्ड थे इन्होंने ये तो बता दिया सेकंड पॉइंट में कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितने और किस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. ठीक है, कि इसमें सारा ये लिखा हुआ है कि
कुछ भी चीज़ रिवॉल्व करती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। जब एनर्जी रिलीज करते करते वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है तो वो फॉल आउट हो जाता है और न्यूक्लियस में फॉल आउट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो सकता, अनस्टेबल है। लेकिन हमने अब तक जो पढ़ा है एटम्स आर स्टेबल, इसी वजह से जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है।